नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मर्ज बढ़ता गया है ज्यों-ज्यों दवा की। जब से इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ, जिहाद के खिलाफ और धर्म परिवर्तन के खिलाफ अभियान तेज हुआ है, सरकारी एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां जिस तरह से सक्रिय हुई हैं, सरकारों का रवैया जिस तरह से बदला है, अब ये समझना मुश्किल है कि वो उसके बाद से ये ज़्यादा बढ़ गया है या ज़्यादा पता चलने लगा है। इस बात का फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि जो घटनाएं सामने आ रही हैं उनसे पता चल रहा है कि संकट बहुत बड़ा है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये असली संकट है मानसिकता का, विचार का। अगर एक मजहब विशेष का विचार ही यही है कि दूसरे मजहब के लोगों को अपने मजहब में परिवर्तित करना है, उनका धर्म परिवर्तन कराना है, ये बात समझिए, जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए जीवन का कोई महत्व नहीं है। उनकी जो अवधारणा है उनके मजहब की, उनका जीवन शुरू होता है मौत के बाद, तो उनको मौत का कोई डर नहीं है। अब आपको एक दो घटनाएं बताता हूं, उसके बाद असली घटना पर आता हूं। 9 अप्रैल को असम में मतदान था विधानसभा चुनाव के लिए। बोंगई गांव एक इलाका है असम में, वहां एक पोलिंग बूथ में अचानक मतदान की प्रक्रिया रोक दी गई। किसी को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। एक मतदाता ने, दरवाज़ा बंद कर दिया गया था लेकिन थोड़ा सा जो खुला हुआ था उससे एक वीडियो शूट किया। जो चुनाव अधिकारी था उस पोलिंग बूथ का, वो मुसलमान था। उसने कहा कि अब नमाज पढ़ने का समय हो गया है, तो नमाज पढ़ने के लिए मतदान की प्रक्रिया रोक दी गई। अब चूंकि दरवाजे से लिया गया था चित्र, केवल वो चुनाव अधिकारी दिख रहा है, ये मालूम नहीं कि उस अंदर और लोग थे या नहीं। अब ये सीधे सीधे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो इलेक्शन कमीशन के नियम हैं, एथिक्स हैं, उन सब के खिलाफ है। और जो लोग सेकुलरिज्म का नगाड़ा बजाते रहते हैं, सेकुलरिज्म के भी खिलाफ है। किसी मतदान केंद्र में नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है? और मतदान केंद्र बनता कहाँ है? सरकारी भवनों में। ये मतदान केंद्र भी सरकारी स्कूल में था। सरकारी स्कूल में एक नाम घर है, वैष्णव धर्मस्थल, तो यहाँ वैसे भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती थी अगर मतदान नहीं हो रहा था तो भी। अब चूंकि वो वीडियो सामने आ गया इसलिए पता चल गया। मान लीजिए कि वो मतदाता वीडियो ना ले पाता, वीडियो ना बना पाता, ये खबर बाहर आ ही नहीं पाती, पता ही नहीं चलता। और ऐसा कितनी जगह पर हुआ होगा इसका भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो इससे आप समझिए कि ये लोग क्या करने पर आमादा हैं। एक महिला है रुबीना इकबाल, कांग्रेस पार्षद है, और वारिस पठान को तो आप जानते ही हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और ऐसे तमाम उनके साथी हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारे मजहब के खिलाफ है। हमारे लिए मजहब सबसे ऊपर है और हम केवल एक को मानते हैं, अल्लाह को, उसके अलावा किसी को नहीं मानते। इस तरह के लोगों के साथ भाईचारे की बात करते हैं, उनको अपनी मानसिक अवस्था की जांच करा लेनी चाहिए। लेकिन अब आता हूं मैं असली मुद्दे पर। नासिक की घटना की खबर आपको मिल गई होगी। नासिक में टीसीएस का बड़ा ऑफिस है। टीसीएस जो है देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई है। वहाँ पिछले 3-4 साल से जो महिला कर्मचारी हैं उनका शोषण हो रहा था, उनका हैरेसमेंट हो रहा था। जबरन कुछ कर्मचारियों को गोमांस खिलाया गया, जो हिंदू कर्मचारी हैं जाहिर है, और उसके अलावा धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था। एचआर से शिकायत की गई, एचआर ने कुछ नहीं किया। एचआर ने बल्कि पलटकर कहा कि इस कॉर्पोरेट में ऐसा होता है, कॉर्पोरेट कल्चर का ये हिस्सा है। और एचआर मैनेजर कौन थी? जो इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड कही जा रही है, वो फरार है अभी। मुस्लिम है जाहिर है, लेकिन सवाल ये है कि इसका भांडा फूटा कैसे। आप समझिए कि टीसीएस के नासिक के दफ्तर में मदरसा चल रहा था, या कुछ लोग कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बन गया था। वो बना था मिनी पाकिस्तान या नहीं, लेकिन जो हुआ था उसकी बात कर ले। एक महिला कर्मचारी, एक युवती जो जीन्स शर्ट पहनने वाली, उसके घर वालों ने महसूस किया कि उसमें अचानक परिवर्तन आया और वो जीन्स शर्ट
छोड़कर जो है सलवार कुर्ता पहनने लगी। उससे आगे रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखने लगी। तो घर वालों को शक हुआ, तो उन्होंने बुलाकर उससे बात की, बिठाकर बात की। तब उसने बताया कि ऐसा ऐसा दफ्तर में हो रहा है। वो लोग बेटी को लेकर थाने गए, वहाँ एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन अब पुलिस को दूसरा डर था। टीसीएस देश की इतनी बड़ी कंपनी, अगर मामला झूठा निकला या फिर कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट वापस ले ली, मुकर गई, तब क्या होगा? और अगर इस तरह का कुछ मामला हो गया तो पूरी महाराष्ट्र पुलिस और उसके अलावा महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री सबके सामने संकट आ जाएगा। जितनी सेकुलर ब्रिगेड है सब अब तक नासिक पहुंच चुकी होती है। ये आरोप लगाया जाता कि भाजपा के राज में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। विक्टिम कार्ड खेलना खिलवाना ये सेकुलर लोगों का पुराना शगल है, पुरानी रणनीति है। मुसलमान हमेशा से विक्टिम कार्ड खेलते रहे हैं, जहां भी माइनॉरिटी में होते हैं या जहां भी संकट में आते हैं। तो सवाल यह है कि फिर पुलिस ने क्या किया? अब यहां पर आपको महाराष्ट्र पुलिस की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्होंने कोई नी जर्क रिएक्शन या तुरंत फुरत में कोई कार्रवाई करना, जाके किसी को गिरफ्तार कर लेना, ये नहीं किया। उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा कि जब तक हम इसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं जुटा लेते तब तक एक्शन लेना समझदारी की बात नहीं होगी। तो उन्होंने पूरे महाराष्ट्र प्रदेश से ऐसी 7 युवा महिला पुलिस कर्मचारियों का चयन किया जो अंग्रेज़ी बोल सकती हैं, जिनको कंप्यूटर की जानकारी है। उनका सिलेक्शन किया और उनको टीसीएस में नौकरी के लिए अप्लाई करवाया। और टीसीएस में ये जो गैंग काम कर रहा था, ये तो हर समय ऐसे मिडिल क्लास की ऐसी युवतियों की तलाश में ही रहता था जिनको फंसाया जा सके, जिनको प्रताड़ित किया जा सके और जो मुंह न खोले। तो उनको लगा कि 7 नए शिकार मिल गए हैं। इनका आपस में एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी था, जिसमें तय होता था कि अब अगला निशाना किस लड़की को बनाना है। और हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। एचआर में शिकायत का कोई नतीजा नहीं होता, जिसके खिलाफ शिकायत है उसी को बता दिया जाता था, वो और परेशान करता था। कुछ युवतियों का यौन शोषण भी हुआ। अब तक महाराष्ट्र पुलिस 9 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। तो इन 7, मेरा मानना है कि ये धुरंधर देवियां हैं। धुरंधर ने जो काम किया था पूरे पाकिस्तानी सिस्टम में घुसकर, वही काम इन्होंने टीसीएस के तथाकथित पाकिस्तानी सिस्टम में घुसकर किया। सिस्टम में घुसकर काम किया। 40 सीसीटीवी कैमरे थे, उनकी फुटेज इकट्ठा की। और उसके अलावा जो व्यवहार था, जो कामकाज था इस गैंग का, इनके फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर रखे गए। ये सब तैयारी करने के बाद, सारे प्रमाण इकट्ठा करने के बाद 9 एफआईआर दर्ज की गई है। 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 5 को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, 1 अभी पुलिस हिरासत में है। आज तक है, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा तो तय होगा कि अभी हिरासत में रहेगा या जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। और इसकी जो मास्टरमाइंड कही जा रही है, एचआर मैनेजर जो थी, वो फरार है, रहने वाली नासिक की ही है। लेकिन कुछ समय पहले उसने अपना ट्रांसफ़र बेंगलोर करा लिया था। अब सवाल ये है कि बेंगलोर में बैठे जो आला अधिकारी हैं टीसीएस के, क्या उनको जानकारी नहीं थी? एक दिन की बात नहीं है, 3-4 साल से ये रैकेट चल रहा था और शिकायतें भी आ रही थी। इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। अब भी कंपनी की ओर से जो बयान आया है उसमें धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि कंपनी हाई कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है, उसकी 0 टॉलरेंस है हैरेसमेंट के प्रति। ये भी नहीं कहा गया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इस तरह की कोई बात कंपनी की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें नहीं कही गई है। अब सवाल यह है कि अगर टीसीएस जैसी कंपनी में ये हो रहा है तो देश में और दूसरी जो कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं, चाहे आईटी से संबंधित हो चाहे दूसरे विषयों से, जो इससे छोटी हैं, उनमें क्या हो रहा होगा? जिन कंपनियों में दूसरे या तीसरे टियर के शहरों की लड़कियां काम करती हैं,
जो अक्सर हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की, चुपचाप अत्याचार बर्दाश्त कर लेती है। वहाँ क्या हो रहा है? अगर महाराष्ट्र पुलिस ने इस समझदारी के साथ ये एक्शन न लिया होता, ये 7 धुरंधर देवियों को तैयार न किया होता कि टीसीएस के सिस्टम में घुसो और वहाँ से प्रमाण लेकर आओ, इस मामले के बारे में भी आपको कुछ पता नहीं चलता। अल-फलाह मेडिकल कॉलेज का आपने किस्सा पढ़ा ही। उसकी जो मास्टरमाइंड थी वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में थी, पढ़ाती थी। इससे आप समझिए एक बात बड़ी स्पष्ट उभर कर सामने आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जिहाद में, आतंकवाद में शामिल हो रहे हैं। ये जो पहले धारणा थी, ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए बनाया गया था कि गरीब मुसलमान, अत्याचार होता है तो हथियार उठा लेता है। इनमें से कोई जो ये बात करते हैं, जो ये तर्क देते हैं, इनमें से कोई ये बताने को तैयार नहीं है 3.5-4 लाख कश्मीरी हिंदू कश्मीर से निकाल दिए गए, मार दिए गए, घर जला दिए गए, कब्जा कर लिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। कोई एक भी कश्मीरी हिंदू है जिसने हथियार उठाया हो? ये जो तर्क देते हैं ये दरअसल आतंकवाद का, जिहाद का समर्थन करने वाले लोग हैं, उसको पालने पोसने वाले लोग हैं। ये पूरी योजना जो है वो गजवाए हिंद की है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्तर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का इतना बड़ा जो है कांड, उसका भंडाफोड़ हुआ। देश के दूसरे राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। उसका कारण है कि इनको लगता है कि हमको बचाने वाले बहुत हैं। हमको बचाने वाले इस देश के तथाकथित सेक्युलर लोग हैं, लेफ्ट इकोसिस्टम है, और ये सब भी न बचा पाए तो अदालत में ऐसे न्यायाधीशों की कमी नहीं है जो इनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। अब एक बात और इसमें जोड़ना ज़रूरी है। मानसिकता देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलिए, औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलिए, लेकिन आप देखिए उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हमारे आर्मी चीफ है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका एक इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि हमने ये इंश्योर किया कि जिस समय वो लोग नमाज पढ़ रहे हों उस समय हम आक्रमण नहीं करेंगे, और फिर बड़े गर्व से बोले सबका मालिक एक है। ये सीधी सीधी औपनिवेशिक मानसिकता है, औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है। इस पर स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट सुशांत सरीन की टिप्पणी देखी मैंने सोशल मीडिया पर। इस वीडियो के साथ उन्होंने पोस्ट किया कि मैं बहुत कुछ बड़ी खतरनाक या बड़ा गंभीर बात बोलने वाला था, लेकिन अपने को रोक लिया। लेकिन ऐसा बोलने वाले, ऐसा सोचने वाले लोगों को किसी जिम्मेदारी के पद पर नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं, लेकिन है तो। अब आप पता करने की कोशिश कीजिए, सरकार में बड़े पदों पर बैठे, अलग अलग संस्थानों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनमें किस सोच के लोग हैं, हमारी अदालतों में किस तरह की सोच के लोग हैं। इससे आपको पता चलेगा कि देश के सामने संकट कितना बड़ा है। ये किसी एक सरकार, किसी एक संस्था या किसी एक जांच एजेंसी के बस की बात नहीं है इसको ख़त्म करना। इसमें जब तक हम आप नहीं जागेंगे, इस बात को, इस संकट को समझेंगे नहीं और ऐसे लोगों को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, ये जताएंगे नहीं उनको कि हम आपकी जो रणनीति है, आपकी जो चालबाजी है उसको समझ रहे हैं और उसके विरोध में हैं, तब तक इसकी रफ्तार रुकने वाली नहीं है। क्योंकि इनका समर्थन करने वाला तबका इतना बड़ा है, वो ऐसा तबका है जिसमें ये ताकत है नैरेटिव बनाने की। अगर महाराष्ट्र पुलिस ने ये 7 धुरंधर देवियों को टीसीएस में नौकरी के लिए न भेजा होता, उनको नौकरी न मिलती और वो वहाँ से प्रमाण लेकर ना आती, तो अब तक आप देखते कि किस तरह से विक्टिम कार्ड खेला जाता। देश नहीं, दुनिया भर के अखबारों में छप रहा होता कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस खतरनाक खेल को समझिए। इसको फेल करने के लिए, इसको रोकने के लिए सिर्फ सरकार के आश्रय मत रहिए। खतरा आखिर में हमारे आपके परिवार पर आने वाला है, आने वाली पीढ़ियों पर आने वाला है। वर्तमान पीढ़ी पर तो है ही। तो अगर भावी पीढ़ी को सुरक्षित बचाना है
तो इस अत्याचार, इस आतंकवाद, इस जिहाद के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।